हेलो स्टूडेंट। तो आज के क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 को देखने से पहले हम लेक्चर नंबर 3 को क्या करेंगे, रिकैप। तो देखिए लेक्चर नंबर 3 में हम क्या क्या देखे हैं। सबसे पहले देखे थे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, फिर वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, फिर अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं, ऊष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन। तो देखिए योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में पूर्णतया संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। और इसका पहचान होता है अभिकारक दो या दो से अधिक होगा और उत्पाद एक होगा। ठीक है, फिर आगे हम देखे थे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक वाह्य कारक की उपस्थिति में अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है, तो उसे हम कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसका पहचान होता है क्या कि अभिकारक इसमें एक होगा और उत्पाद दो या दो से अधिक होगा और वाह्य कारक की उपस्थिति होगी। यदि वाह्य कारक उष्मा होगा तो उसको ऊष्मीय अपघटन कहेंगे, यदि वाह्य कारक विद्युत होगा तो उसको विद्युत अपघटन कहेंगे, यदि वाह्य कारक प्रकाश होगा तो उसे प्रकाश अपघटन कहेंगे। फिर अब हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे लेक्चर नंबर 4। तो देखिए लेक्चर नंबर 4 में हमको सबसे पहले देखना है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। फिर आगे हम देखेंगे उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, फिर आगे हम देखेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो हम लेक्चर नंबर 4 में आज के क्लास में इन सब अभिक्रियाओं के बारे में कवर करेंगे। ठीक, तो देखिए विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल में देखिए, मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है A प्लस BC, A प्लस BC गिव्स AC प्लस B। तो देखिए इस अभिक्रिया में हुआ क्या है, इस अभिक्रिया में A क्या किया है, A ने B को हटा दिया है और B के स्थान पे स्वयं आ गया है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में देखिए क्या हुआ है, ए क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व
और बी क्या है, कम क्रियाशील तत्व, और बीसी क्या है, कम क्रियाशील तत्व का यौगिक। अब जब हम बीसी का क्रिया ए से कराएंगे तो ए क्या होगा, बी से अधिक क्रियाशील होने के कारण बी को क्या कर देगा, हटा देगा और उसके स्थान पे स्वयं आ जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा एसी प्लस बी हट जाएगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए क्या है, एक क्रियाशीलता श्रेणी है। अब क्रियाशीलता श्रेणी में होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au। अब इसमें देखिए जितने भी तत्व हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो सब क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील धातु, और जितने भी तत्व हाइड्रोजन से नीचे होते हैं वो होते हैं कम क्रियाशील धातु। अब ध्यान से देखिए, जो इस क्रियाशीलता श्रेणी में जो तत्व ऊपर स्थित होते हैं उनको कहते हैं अधिक क्रियाशील तत्व, और जो नीचे स्थित होते हैं वो होते हैं क्या, कम क्रियाशील तत्व। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, इस श्रेणी को हमको याद करना पड़ेगा। अगर इन सब रिएक्शंस के बारे में जानना है तो इस श्रेणी को याद करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर जैसे हम लिख दें CuSO4, CuSO4 का एक विलयन है और उसमें हम डाल दिए हैं क्या, जिंक। ठीक, अब देखिए क्या है, एक कॉपर सल्फेट का क्या है, यौगिक है, और कॉपर सल्फेट की यौगिक का रिएक्शन हम करा रहे हैं जिंक से। तो हमको देखना पड़ेगा कि जो जिंक है क्या कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है कि कम क्रियाशील तत्व है। तो देखिए, यदि जिंक कॉपर से सक्रियता श्रेणी में, क्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर स्थित होगा तो अधिक क्रियाशील होगा, अगर नीचे स्थित होगा तो कम क्रियाशील होगा। तो आइए हम देखते हैं। देखिए कॉपर कहां है, यहां है, और जिंक कहां है, ऊपर है। तो जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व, और कॉपर क्या है, कम क्रियाशील तत्व। क्यों, क्योंकि क्रियाशीलता श्रेणी में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्रियाशीलता क्या होता है, घटता जाता है। इसका मतलब क्रियाशीलता श्रेणी से हमको पता चला क्या, जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व, और कॉपर क्या है, कम क्रियाशील तत्व। जब हम कॉपर सल्फेट में जिंक डालेंगे या फिर कॉपर सल्फेट का रिएक्शन जिंक के साथ कराएंगे तो ये क्या है, कम क्रियाशील तत्व, जिंक हो जाएगा अधिक क्रियाशील तत्व, और कॉपर सल्फेट होगा कम क्रियाशील तत्व का विलयन। तो इसमें अब जब जिंक को हम डालेंगे तो जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होने की वजह से जिंक कॉपर को हटा देगा और उसके स्थान पे स्वयं बैठ जाएगा, तो बन जाएगा ZnSO4 प्लस कॉपर। ठीक है, अब इसमें देखिए अगला रिएक्शन, यही कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें क्या डाल दीजिए, आयरन, Fe से इसका रिएक्शन करा दिए। तो देखिए आयरन भी क्या है, कॉपर से ऊपर, इसका मतलब क्या है, आयरन भी कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो कॉपर क्या, आयरन क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और उसके स्थान पे स्वयं बैठ जाएगा, तो बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर। ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इस रिएक्शन में देखिए क्या किया है, ए का जब रिएक्शन हम बीसी से कराए हैं तो ए ने क्या किया है, बी को हटा के उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लिया है और बन गया है क्या, AC प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऐसे ही क्या है, कॉपर सल्फेट का जब हम रिएक्शन कराए हैं जिंक से, तो जिंक क्या होता है, कॉपर से क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। तो जिंक ने क्या किया है, कॉपर को हटा के कॉपर के स्थान पे स्वयं बैठ गया है, तो बन गया है ZnSO4 प्लस कॉपर।
ऐसे ही क्या होगा, CuSO4 कॉपर सल्फेट का जब हम रिएक्शन आयरन के साथ कराएंगे तो आयरन क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को हटा के उसके स्थान पे स्वयं बैठ जाएगा और बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर। आगे देखिए, यदि हम मान लीजिए FeSO4 का रिएक्शन हम कॉपर से कराएं, FeSO4 का रिएक्शन कॉपर से कराएं तो क्या बनेगा, तो इस रिएक्शन में देखिए जो कॉपर है वो आयरन से क्या है, कम क्रियाशील है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, जब अधिक क्रियाशील तत्व हो और कम क्रियाशील तत्व का यौगिक हो तो रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन यहां पे क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व का यौगिक है और रिएक्शन हम उसका कम क्रियाशील तत्व से कराए हैं, तो यहां कॉपर इस आयरन को नहीं हटा पाएगा क्योंकि कॉपर आयरन से कम क्रियाशील तत्व है, तो ये नो रिएक्शन, ये अभिक्रिया ही नहीं होगी। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया के प्रकार। तो देखिए, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है एकल प्रतिस्थापन और दूसरा होता है द्विविस्थापन। ठीक है, तो देखिए, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार। टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया के निम्नलिखित दो प्रकार होते हैं। तो लिखिए, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया के निम्नलिखित दो प्रकार होते हैं। पहला क्या है, एकल विस्थापन, एकल विस्थापन अभिक्रिया। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और दूसरा है इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया, या फिर इसको कहते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। यदि ऐसी अभिक्रिया जिसमें केवल एक तत्व का विस्थापन होता है तो उसे क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो तत्व का विस्थापन होता है या फिर अभिकारकों के आयनों के विनिमय से अभिक्रिया होता है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का अदला बदली हो जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन या फिर उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो हम देखेंगे एकल विस्थापन
अभिक्रिया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व का विस्थापन होता है, ठीक है, तो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर देखिए हम कहें CuSO4 लेकर डाल दीजिए आयरन, तो बन जाएगा का FeSO4 प्लस कॉपर। अब यहाँ पे देखिए केवल और केवल एक तत्व का विस्थापन हुआ है, एक तत्व का प्रतिस्थापन हुआ है, और वो कौन सा तत्व है? कॉपर। तो ये क्या हो जाएगा? एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व का विस्थापन होता है उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यदि हम आयरन का अभिक्रिया CuSO4 से कराएं तो आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के वजह से कॉपर को हटा के उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेगा और बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। ऐसे ही क्या है, जो लेड होता है वो कॉपर से क्या है? अधिक क्रियाशील है। तो लेड क्या करेगा? कॉपर को विस्थापित करके उसके स्थान पे स्वयं बैठ जाएगा। तो देखिए बन जाएगा क्या? PbSO4 प्लस कॉपर। ऐसे ही क्या है, जिंक का जब रिएक्शन हम H2SO4 से कराएंगे तो जिंक देखिए हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, हाइड्रोजन से ऊपर है जिंक, तो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होगा जिंक। तो जिंक क्या करेगा? यहां से हाइड्रोजन को हटा के उसके स्थान पे स्वयं बैठ जाएगा और बन जाएगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल एक तत्व का विस्थापन होता है उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए जिंक जब H2SO4 से अभिक्रिया करता है तो ZnSO4 बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और ये जो अभिक्रिया होती है वो एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो देखिए जब जिंक H2SO4 से रिएक्शन करता है तो ZnSO4 बनाता है और यहां से हाइड्रोजन गैस निकलती है और ये अभिक्रिया उष्माक्षेपी होती है। तो देखिए हाइड्रोजन गैस रंगहीन तथा गंधहीन गैस होती है एवं पॉप की ध्वनि के साथ जलती है तथा जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। ये पिछले लेक्चर में भी हम पढ़े हैं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है कि इस अभिक्रिया में ताप बढ़ता है। ताप बढ़ता है इसका मतलब क्या होता है? अत्यधिक उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अगला पॉइंट है इसमें, जब हम अभिक्रिया तनु अम्ल से कराते हैं तो अधिक उष्मा निकलती है, लेकिन जब हम सांद्र अम्ल से अभिक्रिया करा देते हैं जिंक का तो बहुत अधिक मात्रा में उष्मा निकलती है और यह रिएक्शन बहुत खतरनाक होती है। तो अब हम इसमें आगे देखेंगे द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया। तो देखिए द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया
जिनमें जो अभिकारक के पदार्थ होते हैं उनमें आयनों की परस्पर अदला बदली से नए पदार्थ का निर्माण बनता है। तो देखिए क्या होती है, उभय अपघटन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें देखिए तो उभय अपघटन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के आयनों की अदला बदली से नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर देखिए तो हो जाएगा हमारा क्या, ए बी प्लस सी डी रिएक्शन करके बना देगा ए सी प्लस ए डी प्लस बीसी। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होगा, पहले जो अभिकारक है वो आयनों में टूट जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस। अब इनके आयनों की अदला बदली हो जाएगी, इसका धन आयन इसके ऋण आयन के साथ और इसका ऋण आयन इसके धन आयन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो लगेगा इस अभिक्रिया में देखिए देखने में क्या आता है कि लगेगा कि ए ने बी को हटा दिया है और बी ने ए को हटा दिया है। तो देखिए इस अभिक्रिया में देखने में क्या आता है कि ए ने सी को हटा दिया है, ठीक है, और सी ने ए को हटा दिया है, इसलिए इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों तत्वों का विस्थापन होता है, दो तत्वों का विस्थापन होता है। और उभय अपघटन अभिक्रिया इसलिए कहते हैं कि पहले ये दोनों अभिकारक आपस में अपघटित होंगे, टूट जाएंगे, और टूटने के बाद आयनों की अदला बदली करके जुड़ जाएंगे, इसलिए इसको उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल है, BaCl2 प्लस NA2SO4 गिब्स बन जाएगा BaSO4 प्लस NaCl। ये भी देखिए क्या है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक एग्जांपल है। कैसे, अगर बेरियम को देखो तो सोडियम को हटा के उसके स्थान पे बैठ गया है, अगर सोडियम को देखो तो सोडियम ने बेरियम को हटा के उसके स्थान पे बैठ गया है। या फिर यहाँ पे क्या है हुआ है, ये क्या टूटेगा, इसको अगर देखिए तो ए Ba डबल प्लस प्लस 2Cl माइनस में टूटेगा, और ए क्या होगा 2Na प्लस और SO4 डबल माइनस में टूटेगा। इसमें हुआ क्या है, आयनों की अदला बदली हुई है, बेरियम Ba डबल प्लस SO4 डबल माइनस के साथ जुड़ गया, इसका धन आयन इसके ऋण आयन के साथ जुड़ा है, और इसका जो ऋण आयन है इसके धन आयन के साथ जुड़ गया है। ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों के परस्पर अदला बदली से नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे उभय अपघटन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय या अदला बदली द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, उसे उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखिए AB का रिएक्शन जब CD से कराओगे तो क्या होगा, इसमें आयनों की अदला बदली हो जाएगी, यहाँ A प्लस और B माइनस आयन बनेगा और यहाँ C प्लस D माइनस आयन बनेगा, इसका धन आयन इसके ऋण आयन के साथ और इसका ऋण आयन इसके धन आयन के साथ जुड़ करके नया उत्पाद बना देगा AD और BC। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थों के आयनों के परस्पर अदला बदली से नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है Na2SO4 सोडियम सल्फेट का जब रिएक्शन BaCl2 बेरियम क्लोराइड से कराया जाता है तो यहाँ पे बनता है BaSO4 और NaCl। इसमें देखिए जो Na2SO4 होता है वो रंगहीन होता है, BaCl2 भी क्या होता है, रंगहीन होता है। जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो यहां से बनता है बेरियम सल्फेट BaSO4, जो क्या होता है, एक सफेद रंग का
अवक्षेप होता है, ठीक। और साथ ही साथ में क्या बन जाता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इस रिएक्शन का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस रिएक्शन में एक सफेद रंग का अवक्षेप बनता है, किसका, BaSO4 का। दूसरा पॉइंट है कि ये अभिक्रिया जो होगी वो द्विविस्थापन होगी और अवक्षेपण अभिक्रिया होगी। द्विविस्थापन कैसे है कि आयनों के परस्पर अदला बदली से इसमें नया पदार्थ बन रहा है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। और इसमें देखिए अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो हम इसमें आगे देखेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो घुलनशील विलयन क्रिया करके अर्ध घुलनशील या अघुलनशील पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यदि हम बात करें PbNO3 का होल ट्वाइस, जब इसका रिएक्शन हम Ki से कराते हैं तो बन जाता है PbI2 प्लस KNO3। और जो PbI2 होता है वो एक पीले रंग का अवक्षेप होता है, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगी, एक अवक्षेपण अभिक्रिया। एक बार फिर से अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो घुलनशील विलयन आपस में क्रिया करके एक अर्ध घुलनशील या अघुलनशील लवण का निर्माण करते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया, जब दो घुलनशील विलयन अभिक्रिया करके अर्ध घुलनशील या अघुलनशील लवण का निर्माण करते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। यह एग्जांपल है PbNO3 लेड नाइट्रेट का रिएक्शन Ki पोटेशियम आयोडाइड से जब कराते हैं तो यहां लेड आयोडाइड PbI2 के एक पीले रंग का अवक्षेप बनता है और साथ ही साथ बनता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। अब इस अभिक्रिया में देखिए क्या हुआ है, ये लेड क्या किया है, पोटेशियम को हटा दिया है और पोटेशियम को हटा के उसके स्थान पे बैठ गया है। तो देखिए इस अभिक्रिया में क्या हुआ है, लेड और NO2 अपने आयनों में टूट गए और Ki आयनों में टूट गया है और आयनों की अदला बदली हो गई है, बन गया है लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। और इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। तो आयनों के अदला बदली से रिएक्शन हुआ है तो ये हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो रहा है तो ये हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया, अर्थात ये द्विविस्थापन और अवक्षेपण अभिक्रिया होगी। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें क्या होता है, PbI2 लेड आयोडाइड का एक पीला अघुलनशील पदार्थ बनता है जिसे क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। तथा यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है और इसमें अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, इसलिए अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। अब हम आगे इसमें देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी
छेपी अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा बाहर निकले। अभिक्रिया जब हो रही होती है तो इसमें उष्मा क्या निकलती है? बाहर निकलती है, या उष्मा उत्सर्जित होती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल में देखिए श्वसन। श्वसन में क्या होता है? श्वसन में जब हम कराते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, बनता है जल, बनता है, और साथ साथ में यहां से निकलती है ऊर्जा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा बाहर निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऐसे ही क्या है, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड का अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ साथ में निकलती है इसमें से क्या? उष्मा। इस अभिक्रिया में भी देखिए क्या निकल रही है? उष्मा निकल रही है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा बाहर निकलती है या उष्मा उत्सर्जित होती है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो श्वसन हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड का जब रिएक्शन जल के साथ कराते हैं तो इसमें भी क्या निकलती है? उष्मा निकलती है बाहर, तो ये भी क्या हो जाएगी? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। ऐसे ही क्या है, प्राकृतिक गैस का दहन। जैसे मान लीजिए CH4 है, ठीक है। अब CH4 मीथेन है, इसको जब हम जलाते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो बनता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और यहां से क्या निकलती है? उष्मा। तो इस अभिक्रिया में भी देखिए क्या निकल रही है? उष्मा निकल रही है। तो ये क्या हो जाएगी? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ध्यान दीजिए जो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है उसकी एक पहचान है कि इसमें जो उष्मा होता है वो अभिकारक के साइड में होगा। ठीक है, उष्मा होगा कहां? अभिकारक के साइड में, और प्लस चिन्ह के साथ होगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा बाहर निकलती है या उष्मा उत्सर्जित होती है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और इसका पहचान क्या होता है? इसमें जो उष्मा होगी वो अभिकारक के साइड में होगा और प्लस चिन्ह के साथ होगा। ठीक है। ऐसे ही चौथा है मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराया जाता है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद रंग का चूर्ण, और इसमें भी क्या निकलती है? उष्मा निकलती है। ऐसे ही क्या होता है, कोयले का दहन। जब कोयले को जलाया जाता है तो उसमें बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और उसमें निकलती है क्या? उष्मा। तो ये सब जितने भी अभिक्रियाएं हैं इन सब में क्या हो रही है? उष्मा बाहर निकल रही है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा बाहर निकलती है या उष्मा उत्सर्जित होती है उन सब रासायनिक अभिक्रियाओं को कहा जाता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और इसका पहचान क्या होता है? जो उष्मा होता है उष्मा को धन चिन्ह के साथ, प्लस चिन्ह के साथ किस साइड में लिखा जाता है? उत्पाद के साइड में। तो देखिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्सर्जित होती है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इनमें उष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर धन चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। ठीक है, A+B गिव्स C, और साथ ही साथ क्या निकल रही है? उष्मा। और उष्मा को उत्पाद के साइड में प्लस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। अब पहला एग्जांपल इसमें है श्वसन। अब श्वसन में देखिए क्या होता है, ग्लूकोज का रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, और इसमें निकलती है उष्मा कितना? 673 किलो कैलोरी। अब देखिए जो उष्मा है उत्पाद के साइड है और प्लस चिन्ह के साथ है, तो इसकी पहचान होती है उष्माक्षेपी अभिक्रिया की कि जो उष्मा की मात्रा होती है उसको उत्पाद के साइड में प्लस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। दूसरा है मेथेन का दहन। जब मेथेन का दहन कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH4 का रिएक्शन 2H2O से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है, साथ ही साथ क्या निकलती है? उष्मा। तो ये भी क्या होगी? उष्माक्षेपी रिएक्शन। ऐसे ही मैग्नीशियम रिबन का दहन। मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है
और उसमें से क्या निकलती है, उष्मा, तो ये भी क्या हो जाएगी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल के साथ इसका अभिक्रिया कराया जाता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ साथ निकलती है क्या, उष्मा, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब हम इसमें आगे देखेंगे उष्माशोषी अभिक्रिया। तो देखिए उष्माशोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा अवशोषित करे। अभिक्रिया क्या करते हैं, उष्मा को लेती है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा अवशोषित करे तो उसे कहते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। इसमें इसका पहचान होता है, क्या होता है, इसका पहचान होता है कि जो उष्मा होगा वो उत्पाद के साइड में प्लस चिन्ह के साथ होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और इसका पहचान क्या होता है, जो उष्मा होता है उत्पाद अभिकारक के साइड में, जो उष्मा होता है अभिकारक के साइड में प्लस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। तो जैसे एग्जांपल लिखिए N2 प्लस O2 प्लस 45 किलो कैलोरी उष्मा जब देंगे तो बनेगा 2NO। तो एक रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, N2 होता है, O2 होता है और इसको गर्म करना पड़ता है, हमें इसको उष्मा देना पड़ता है कितना, 45 किलो कैलोरी। ठीक है, अब 45 किलो कैलोरी जब इसको उष्मा हम देते हैं तो बनता है 2NO। तो इस अभिक्रिया में क्या हुए है, अभिक्रिया क्या की है, उष्मा को अवशोषित की है। ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे ही देखिए क्या होता है, जब CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो उसको हमको देना पड़ता है उष्मा देते हैं, उसको गर्म जब हम करते हैं तो बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये भी क्या है, एक उष्माशोषी अभिक्रिया है। ऐसे ही क्या होता है FeSO4, जब FeSO4 को हम क्या करते हैं, उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो ये बन जाता है क्या, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 गैस। ठीक है, ये भी क्या है, एक उष्माशोषी अभिक्रिया। तो उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, उष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इनमें उष्मा को अभिकारकों की ओर धन चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। ए है उष्मा, जब हम उसको देते हैं तो B प्लस C में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ये अभिक्रिया को होने के लिए क्या चाहिए, उष्मा चाहिए। तो अभिक्रिया क्या ले रही है, उष्मा ले रही है, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, उष्माशोषी अभिक्रिया। इसमें देखिए एग्जांपल पहला है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को जब गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो N2 प्लस O2 और इसको देना पड़ता है 45 किलो कैलोरी उष्मा। अभिक्रिया लेती है क्या, उष्मा। अभिक्रिया क्या करती है, उष्मा को अवशोषित करती है, तब जाके बनाती है नाइट्रिक ऑक्साइड। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा दिया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो CaO प्लस CO2 में टूट जाता है और ये भी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, एक उष्माशोषी अभिक्रिया। तो आज के क्लास में हम क्या पढ़े हैं, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन और विस्थापन अभिक्रिया का प्रकार, जिसमें एकल विस्थापन था और द्विविस्थापन था। फिर उसके बाद हम पढ़े उष्माक्षेपी अभिक्रिया, फिर और पढ़े हम उष्माशोषी अभिक्रिया, और हम अगले क्लास में पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अपचयन।